गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक क्वेश्चन दिया था कल मैंने आपको सॉल्व करने के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 था ये, और क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो इसमें आपको बताया गया है कि 1 लाख रुपए सेल्वेज वैल्यू है, 15 लाख की एसेट है, लाइफ 5 साल है ना, और फिर 20% का लोन है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में उसका पेमेंट होना है। तो सबसे पहले जब आप, और 4.5 लाख रुपए का लीज रेंट है, 25% WDV डेप्रिसिएशन है, 35% टैक्स रेट, 15% से डिस्काउंटिंग। ये सारी इंफॉर्मेशन थी। जब लीज ऑप्शन आपने सॉल्व किया तो क्या आंसर आया? देखिए लीज ऑप्शन में इनिशियली आउटफ्लो हुआ कितना? 4.5 लाख, और उसको 0.65 कितना टैक्स रेट? 35, और 15% का 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना? 3.352 है। तो इससे कितना आया आंसर? 98,0 आगे 506, 9,80,000 रुपए लीज ऑप्शन का आंसर आ गया। फिर उसके बाद आपने लोन ऑप्शन सॉल्व किया, और लोन ऑप्शन में 5 साल आपने लिए। मुझे सिर्फ फाइनल आंसर टैली करवाना था, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं स्टेप्स भी टैली करवा रहा हूं। लोन की इंस्टॉलमेंट कितनी आई? 501,570 है क्या? फिर इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट एक कॉपी दे दो किसने किया है तो। इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट 1,05,000 है, 90890, 73958, 53640, 29258, डिप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट 131250, 9843, 73828, 55371 और 41528। और फिर इसके नेट कैश फ्लो निकाल लिए, उनकी डिस्काउंटिंग कर ली, कितना? 11,38,000 कुछ आया। नेट कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू जब निकाली तो वो 11,38,000 समथिंग है ना, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, आ गई। फिर उसके बाद में टर्मिनल कैश फ्लो आपने लिए, और टर्मिनल कैश फ्लो में सेल्वेज वैल्यू कितनी मिली आपको? 1 लाख, और टैक्स ऑन कैपिटल लॉस, टैक्स बेनिफिट ऑन कैपिटल लॉस कितना? 89,585 आया। और फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? किसी ने भी सॉल्व नहीं करा है, नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट।
94,257 इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। और फाइनली लोन ऑप्शन का एनपीवी कितना है? 10,23,000 43,795 800 रुपए लगभग। तो लीज ऑप्शन का आंसर 9,80,000 है और लोन ऑप्शन का आंसर 10,43,000 है। आगे आप लोगों का ये आंसर, कितने बच्चों ने ऑनेस्टली ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? हाउ मेनी ऑफ यू? और आंसर मिला है आपका? नहीं मिला है तो चेक करो कहां पर आपने गलती कर दी है। फिर इसी में आपसे ये पूछा था, अच्छा डिसीजन क्या हुआ? विच ऑप्शन इज बेटर, लीज और लोन? लीज इज एक्चुअली बेटर। अब लीज ऑप्शन अगर बेटर है तो फिर मतलब लीज रेंट जितना हमसे अभी चार्ज किया जा रहा है 4.5 लाख रुपए, उससे ज्यादा भी लिया जाए तो भी हम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सवाल ये है कि ब्रेक इवन कहां आएगा? तो ब्रेक इवन के लिए बस कुछ नहीं करना है आपको, ये 4.5 लाख वाली जगह पे क्या रखना है? एक्स। तो यहां पे जैसे ही आप एक्स रखेंगे, x इंटू 0.65 इंटू 3.352, कितने x हो जाएगा? x कितने? पॉइंट कितने x? शायद आप 2.178x, और इस 2.178x को किसके इक्वल रख देंगे? 10,43,795 के इक्वल रख देंगे। तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमको, कितनी? 4 लाख समथिंग, ठीक है। बोलिए। आता है ये आंसर आप सबका? कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें, रेज योर हैंड फॉर एनी प्रॉब्लम। मतलब 4,50,000 अगर है तो लीज ऑप्शन हमारे लिए मच बेटर है, लेकिन अगर उससे ज्यादा भी होगा तो हम देने को तैयार होंगे। गेट बंद कर दो। उससे ज्यादा लीज रेंट भी चार्ज किया जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कहां पे आ रहा है? 4,79,000 पर। 4.79 लाख तक हम देने के लिए तैयार होंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को इस क्वेश्चन में? आर यू श्योर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखिए अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, लिखिए, व्हाट इफ द लीज रेंट and loan installments are payable at the beginning of each year, are payable at the beginning of each year in question number 2.
payable at the beginning of each year in question number 2. जो क्वेश्चन कल हमने किया था, कल कितनी कॉस्ट ऑफ एसेट थी उसमें? 180 लाख, और लाइफ थी उसके 3 साल, और लीज रेंट 444 पर 1000 के हिसाब से कितना आया था? 79.92 लाख। इज इट? तो अब हमको इसमें क्या करना था कि इसी क्वेश्चन में सारा का सारा पेमेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर पे होने लगे। लोन इंस्टॉलमेंट भी ईयर के बिगनिंग पर, लीज रेंट का पेमेंट भी ईयर के बिगनिंग पर अगर हो जाता है तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है? दैट्स अ क्वेश्चन। इन दैट केस हमको क्वेश्चन रीवर्क करना पड़ेगा, वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखिए ऑप्शन 1 लीज। अभी लीज रेंट तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 79.92 लाख से, जरा चेक कर लो। है क्या 79.92 लाख? ओके, अब 79.92 लाख हर साल के बिगिनिंग पे पे हो रहा है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एन्युटी का फॉर्मूला यूज करें या एन्युटी ड्यू का? एन्युटी ड्यू का। तो स्टेप नंबर 1 हम ले लेते हैं यहां पे लीज रेंट 79.92 लाख मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, क्या डिस्काउंटिंग रेट थी इस क्वेश्चन में? आपकी कॉपी में लिखा होगा ना बेटा, 12%। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स, 3 इंस्टॉलमेंट्स आ दिए। मतलब 1 2 3 पर लीज रेंट पे करने की जगह आप लीज रेंट कब पे करेंगे? 0 1 2 पर पे करेंगे। $92 लाख है, और इसमें एन्युटी ड्यू फैक्टर निकाल के बताइए आप मुझे 12% से 3 साल का। फॉर्मूला आपको बताइए ना, नॉर्मल एन्युटी निकाल के मल्टीप्लाइड बाय क्या कर लेंगे? 1 + R। कितना आया? 2.690। हाँ, तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 214.99। उसके बाद में टैक्स बेनिफिट ऑन लीज रेंट, तो टैक्स बेनिफिट हमने निकाला था 79.92 लाख मल्टीप्लाइड बाय 35% था क्या? यहां भी कितना आता है? 27.97। अब इसमें एन्युटी ड्यू फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे या एन्युटी फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे? बताइए, एन्युटी ड्यू फैक्टर या फिर एन्युटी फैक्टर? इसमें हम एन्युटी फैक्टर से ही प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि टैक्स बेनिफिट आपको हमेशा कहां मिलना है? एट द एंड ऑफ द ईयर मिलना। टैक्स बेनिफिट हमेशा कहां मिलेगा आपको? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो निकालो प्रेजेंट वैल्यू। $27.97 multiplied by present value annuity factor,
कितना आता है फैक्टर? 2.402। 67.18 नेट कर लेते हैं। नेट कैश फ्लो कितना आता है? -147.8981। देखो पिछले क्वेश्चन में और होमवर्क के क्वेश्चन में आपने शॉर्टकट भी लगा दिया था, मतलब डायरेक्ट 1 माइनस एक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 स्टेप की जगह 1 स्टेप में आपका काम हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते क्योंकि लीज रेंट चल रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे, लेकिन टैक्स बेनिफिट कहां मिलेगा? एंड ऑफ द ईयर पे, क्योंकि इनकम टैक्स तो हम ये मानते हैं कि हम कहां पे कर रहे हैं? साल के एंड पर। इन दोनों को यहां पर डायरेक्ट नेट नहीं कर सकते हो 0.65 से मल्टीप्लाई करके, ये दो अलग अलग स्टेप्स आपको बनानी ही पड़ेगी अगर लीज रेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पेएबल है तो। नोट लिखवा दूं ऐसा? आपको लिख लो, अगर लीज रेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पेएबल है तो टैक्स बेनिफिट अलग से ही लेना पड़ेगा। तो टैक्स बेनिफिट अलग से ही लेना पड़ेगा। नेट करके नहीं लिया जा सकता। लीज रेंट के साथ नेट करके नहीं लिया जा सकता। चलो अब लोन ऑप्शन की बात कर लेते हैं। लिखिए अपनी कॉपी में ऑप्शन नंबर 2। इसमें सबसे पहले लोन इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब चूंकि लोन इंस्टॉलमेंट भी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पेएबल है तो उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? एन्यूटी ड्यू के फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा। निकाल के बताओ क्विक, अगले 30 सेकंड में आंसर चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 17% इंटरेस्ट रेट है। %17 इंटरेस्ट रेट है। लोन अमाउंट 180 लाख है। 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर है।
कितनी है इंस्टॉलमेंट, जल्दी बताओ। 69.62 आती है। देखिए 180 lakhs का लोन है, इक्वल टू अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी ड्यू फैक्टर। एन्युटी ड्यू फैक्टर के लिए 1 - 1/1 + r टू द पावर n डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय 1 + r। 69.63। लोन अमोर्टाइजेशन टेबल जब बनाओगे तो ईयर 1 2 3 के लिए नहीं बनेगा, बल्कि वो ईयर 0 1 2 के लिए बनेगा। तो देखो कैसे बनाएंगे। ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया अपना। नाउ वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें हमने बोल दिया ईयर 0 1 2 इंटरेस्ट प्रिंसिपल और बैलेंस। दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या करना पड़ेगा सोचो। पहले साल में तो इंटरेस्ट कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि 0 ईयर पे ही आप पे कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल ही माना जाएगा। तो 69.63। अब 180 लाख में से चुका दिया, बैलेंस कितना बचा 110.37। अब इस पर 17% इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 18.76 और फिर इसमें प्रिंसिपल 15.87। ये क्या है 50, हाँ 50.87। बैलेंस 59.52 50 59.50। अब इस पर 17% इंटरेस्ट 10.12 और प्रिंसिपल 59.51। ऐसे केस में इसको 1 2 की जगह 1 3 कर लो। इसको 1 3 करोगे तो ये 59.50 बचेगा और यहां बच जाएगा 0। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें। स्टेप अब क्या करना है, इसके बाद एक वर्किंग नोट नंबर 3 उतार लो पीछे से। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे लगेगा। आप जब इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग पे, तो डेप्रिसिएशन तो एंड ऑफ द ईयर पे ही लगना है। तो वैसा का वैसा ही उतार लो जो कल लिखा था आपने।
हाँ जी, उतार लिया आपने डेप्रिसिएशन। तो अब हम स्टेप नंबर 1 पर आ जाएं फिर। ठीक है, लोन ऑप्शन में आप लिखें स्टेप 1, एनुअल कैश फ्लोज। एनुअल कैश फ्लो में हमने कहा ईयर 0, 1, 2, 3। इसमें एक तो कॉलम बनेगा इंस्टॉलमेंट का, और इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहे हैं हम? 81 नहीं, 69.63। फर्स्ट ईयर बिगनिंग, सेकेंड ईयर बिगनिंग, थर्ड ईयर बिगनिंग। फिर इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट, 0 ईयर में तो कुछ मिलेगा नहीं। फर्स्ट ईयर में 35% करके बताइए, 6 पॉइंट, सेकेंड ईयर में 3.5, थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहां से आएगा। फिर डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट 0 ईयर में कुछ नहीं है क्योंकि वो चालू ही फर्स्ट ईयर से हो रहा है। वो जो पिछले वाले क्वेश्चन में से उतार लो, उसमें कोई चेंज ही नहीं है। कितना फिगर है बताएंगे? 35.25.2, 15.12, 9.07। नेट कैश फ्लो निकाल लो और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू। क्या 12% थी रेट डिस्काउंटिंग की? आप में से कितने बच्चे व्हाट्सएप यूज करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? रेज योर हैंड, कम ऑन, क्विक 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 क्विक। उल्टा सवाल पूछना था, कितने यूज नहीं करते हैं वो हाथ उठाई। दोज हु आर नॉट ऑन व्हाट्सएप। ओके,
तो आप लोग अपने वो मोबाइल नंबर मुझे दे देना, मैं कलेक्ट कर लूंगा आपसे, जो व्हाट्सएप जिस पर आप यूज करते हैं, एंड देन आई विल मेक अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट, और फाइनेंस की दुनिया में प्रैक्टिकली क्या बातें हो रही है वो मैं आपसे वहां पर शेयर किया करूंगा। क्लास की अपनी लिमिटेशन है, क्लास में दुनिया जहान की बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकता मैं, यहाँ सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली आपको, अगर आप रियल लाइफ से कंसेप्ट्स को लिंक करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि अरे जो हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। और प्रैक्टिकली एक बार कोई चीज़ देख ली तो ये कभी नहीं भूलोगे, फिर आप ये कंसेप्ट बहुत मजबूत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। I want you to be in touch with real life। तो ऐसे बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स में हर बैच में करता रहता हूं, तो मुझे आपका वो नंबर जब मैं कलेक्ट करूंगा तब आप दे देना। और अभी से इसलिए बोल दिया कि जो बच्चे अभी व्हाट्सएप पे नहीं है और नियर फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं तो वो भी फिर वही मोबाइल नंबर दें अभी से जिस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप यूज करने वाले, एंड देन आई विल रेगुलरली सेंड यू मैसेजेस। लर्निंग के सारे मेथड्स हम लोग यूज करेंगे। हम एमएस एक्सेल पे सीखेंगे कि कैसे फाइनेंस को चलाया जाए। इंस्टीट्यूट ने कई वर्षों बाद इस बात को रियलाइज किया है और एडवांस आईटीटी जो है उसके अंदर ऑप्शन वैल्यूएशन और फाइनेंस के कई चीजें ली हैं, मगर वो भी उस डेप्थ तक नहीं ली, उस लेवल तक जितनी लेनी चाहिए। और मैं तो वर्षों से बता रहा हूं कि हाउ टू डू एफएम ऑन एक्सेल, क्योंकि फ्यूचर वही है। कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपके एम्प्लॉयर ने बोला तेरे को क्या खास बात आती है, बोले पावर 1/3 करना ऑर्डिनरी कैलकुलेटर पे, 12 बार अंडर रूट करो, -1 करो, 12 बार स्क्वायर करो, +1 करो। आई नो द शॉर्टकट, यूजलेस, क्योंकि द वंस यू आर इन योर ऑफिस वहां एमएस एक्सेल पे और उससे बेटर एडवांस सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है, तो कैलकुलेटर पे 12 बार अंडर रूट करके पावर 1/3 1/5 कर लेना, कोई तीर मार लेना नहीं है। हाँ, लेकिन एक्सेल पर एफएम को कैसे यूज करना, एनालिसिस कैसे करना, वो अगर आपने सीखा है तो वो आपको आगे जाकर के हमेशा काम में आएगा। हम व्हाट्सएप पे एफएम पढ़ेंगे, हम एक्सेल पर एफएम पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक टाइम्स में से एफएम पढ़ेंगे, और जितना इंटरेस्ट आप शो करेंगे उतने और वैरायटी ऑफ मेथड से हम सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। और सिलेबस तो खैर हो ही जाएगा, उसमें कोई खास बात नहीं है, वो तो अपनी जगह पर चलता ही रहता है। रोज क्लास वर्क होमवर्क करते 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 वो भी हो जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट इट। और टेस्ट भी हम रखेंगे और उसमें आप नहीं आएंगे वो भी मुझे बताएं। कितने बच्चों को लगता है कि वो सारी टेस्ट रेगुलरली देंगे? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि यू विल अपीयर इन ऑल द टेस्ट रेगुलरली? वाह, कैसे ईमानदार बच्चे, हाथ ही नहीं उठाया। दूंगा ही नहीं तो क्यों बताऊं मैं। बेटा टेस्ट अभी तो नहीं, आज के आज नहीं होगी, 15 दिन 20 दिन के बाद से शुरू करूंगा मैं। थोड़ा कंसिडरेबल पढ़ें तो सही, तब तो मैं आपको टेस्ट करूंगा। थोड़ा कंसिडरेबल पढ़ लेंगे, फिर एक चैप्टर का एक ही टेस्ट लूंगा, लेकिन उसमें भी आप लोग आओगे नहीं, मुझे अभी से पता है। टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपको अपनी वीकनेस अभी पता चल जाती और आप अभी के अभी उसको सुधार सकते हैं। वीडियो रिकवरी में बैठ के दोबारा पढ़ लो, डाउट्स मुझसे क्लियर कर लो, घर पे बैठ के खुद अच्छे से पढ़ लो, तो आपके सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और टेस्ट ही नहीं दोगे तो ट्रायल्स ही नहीं करोगे और सीधे जाके एग्जाम में ट्रायल करोगे। आप एग्जाम में अगर ट्रायल फेल होता है तो काफी महंगा पड़ता है, सीधे 6 महीने की कॉस्ट आती है। और यहां पे क्या होगा कि आप 5-6 टेस्ट अगर दोगे तो आपको 5-6 बार की एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाएगा। सर ऐसे फेक एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मैं रियल लूंगा, तो रियल 5-6 एक्सपीरियंस बहुत महंगे पड़ेंगे। यू शुड अपीयर इन ऑल द टेस्ट। और बहुत सारी चीजें होंगी, पहले ही दिन से मैं सारी बातें, मैंने बोला क्यों बताऊं, अभी तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको नई नई चीजें अनकवर होती हुई मिलेगी। हर टॉपिक के बाद नहीं होगा, टोटल 5 या 6 टेस्ट होंगे, ये मैं आपको आज ही बता रहा हूं।
पहली टेस्ट में अगर सारे बच्चे 70% बच्चे आते हैं तो मैं हर छोटे टॉपिक का भी टेस्ट ले लूंगा, स्टूडेंट्स डोंट कम। और वैसे भी क्या होता है, लीज का टेस्ट ले लो, अब लीज में है क्या जो उसका टेस्ट ले लो, इतना सा तो टॉपिक है। थोड़ा कंसिडरेबल पोर्शन इकट्ठा हो जिसमें आपके ऊपर भी बर्डन आए कि हाँ मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, देन उसके हमको ट्रूली इफेक्ट्स देखने को मिलते। ओके चलो अभी हम लोग देखते हैं शेयर मार्केट लाइव देखेंगे हम। जब डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो डेरिवेटिव्स मार्केट लाइव यहां देखेंगे। अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम ये भी सीखेंगे कि शेयर बाजार में पैसा कैसे लगाया जाए। अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे आप तो, नहीं तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, उसको टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। तो अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट बताएंगे, कोई एक्स्ट्रा टाइम पर आप आने को तैयार रहेंगे तो हम वो भी सीख सकते हैं। देयर आर वेरियस थिंग्स टू डू बिसाइड्स सिलेबस। सिलेबस की तो डेप्थ में जा करके हम उसको खैर पढ़ने ही वाले। पेपर प्रैक्टिस मैनुअल में से आते हैं आजकल पास्ट एग्जाम क्वेश्चन ही दोबारा तिबारा चौबारा पंचबारा छठबारा पूछे जाते हैं, बार 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 वही। तो इसीलिए मैं इस बात पे भी इंसिस्ट करता हूं कि जो नोट्स, जैसे ही एक चैप्टर, ये जो आपकी बात है वो मैं कुछ अलग तरह से पूरी करता हूं। जैसे ही अपना लीज एंड हायर परचेज खत्म होगा ना, उसके बाद मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप लीज एंड हायर परचेज के पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। आपको इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस मैनुअल दिया है ना साथ में फ्री, पैसे लिए क्या अलग से, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, आपकी फीस के अंदर ही है ना वो। तो वो प्रैक्टिस मैनुअल से पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन वंस द चैप्टर इज ओवर करके देखिए, क्योंकि उसी में से फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोबारा। और उसका एक दिन फिर हम डाउट सेशन भी रखते हैं कि ये आपने पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन कर लिए, एक डे डिसाइड कर लेते हैं, उस दिन तक सारे बच्चे वो सारे क्वेश्चन करके लाते हैं और सब क्लास में ही बैठ करके उसके डाउट सॉल्व कर लेते हैं। अब इंस्टीट्यूट का जो प्रैक्टिस मैनुअल है उसमें ढेर सारी गलतियां भी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ही क्वेश्चन गलत आया था या सॉल्यूशन गलत आया था, और प्रैक्टिस मैनुअल में एग्जामिनेशन क्वेश्चन है तो गलत सॉल्यूशन के साथ वो प्रैक्टिस मैनुअल में भी आ गए। तो व्हाट आई डिड इज कि मैंने बैठ करके एक बार मेहनत कर ली काफी सारी, और उन सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में 95% 99% एरर्स करेक्ट कर दी, और मैंने अपना एक प्रैक्टिस मैनुअल बना लिया विच इज टाइटल्ड एज करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल CPM। तो अगर आप खुद ही गलतियां देख पाए तो आप प्रैक्टिस मैनुअल से ही कर लीजिए, पर आपको लगता है कि नहीं आप गलतियां नहीं ढूंढ पाएंगे बल्कि कंफ्यूज हो जाएंगे, तो करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल इज अवेलेबल एट फोटोकॉपी शॉप, उधर से आप कॉपी करवा लेना। वो बात की बात है, पहले एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तो चैप्टर, हर चैप्टर के बाद करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल हो जाएगा, और थोड़ा सा कंसिडरेबल पोर्शन होने के बाद में फिर उसका टेस्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी आवर स्कीम ऑफ एजुकेशन। नोट्स अपने आप में सफिशिएंट है, ढेर सारे क्वेश्चन है, होमवर्क में करते करते थक जाओगे आप, क्लास वर्क में तो जो होना है खैर वो हो ही जाएगा। और कुछ है आपके दिमाग में? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? बड़े साधु महात्मा टाइप के लोग हो, समभाव बैठे हैं हम तो सब। पढ़ाओगे तो ठीक है, नहीं पढ़ाओगे तो और अच्छी बात है। कोई क्वेश्चन नहीं है? नथिंग? चलो तो आगे बढ़े। क्या आया इसका आंसर? 137.61। स्टेप नंबर 2 टर्मिनल कैश फ्लो, ये तो वही रहेगा, नो चेंज। फिर भी एक बार लिख देता हूं क्विकली। इसमें सैल्वेज वैल्यू मिल रही थी कितनी? 18 lakhs, और कैपिटल लॉस था कि गेन था? 38 लाख के एसेट 18 लाख में बेच रहे थे तो कैपिटल लॉस था। तो टैक्स बेनिफिट ऑन कैपिटल लॉस कल का उतारो ना भाई, कितना था? अरे बताओ क्या कर रहे हो? 20 लाख का 35%, 7 लाख रुपए होगा कुछ, 7.31, और फिर इसका टोटल लगा लिया था 25.31, और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली थी, सॉरी
18.01। और फिर फाइनली एनपीवी 119.5। चेक करो एवरीवन। चलो अब कौन सा ऑप्शन अच्छा हुआ? लीज ऑप्शन में क्या आंसर आ रहा था? 147। और ये कितना आंसर है? 119। तो विच ऑप्शन इज बेटर? लोन। जब ये क्वेश्चन ओरिजिनली सॉल्व किया था तब शायद लीज ऑप्शन बेटर आया था। देखो वहां पे लीज का आंसर क्या था ओरिजिनल क्वेश्चन में? व्हाट वाज द आंसर फॉर लीज? 124.7। और लोन ऑप्शन का आंसर तब कितना था? तब भी लोन ऑप्शन ही अच्छा था। ओके, तब भी लोन ऑप्शन अच्छा था, अभी भी लोन ऑप्शन ही अच्छा है। अब आपको क्या करना है, एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6। लिखिए क्वेश्चन 6 अपनी कॉपी में। व्हाट इफ द लीज रेंट एंड लोन इंस्टॉलमेंट्स What if the lease rent and loan installments are payable at the beginning lease rent and loan installments are payable at the beginning of each year in question number 5. तो कर लेंगे इसको आप। क्वेश्चन 5 में अगर लीज रेंट और लोन इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग में पेएबल है, क्वेश्चन 5 मतलब कौन सा क्वेश्चन? जो आज आप होमवर्क में करके लाए, उसी क्वेश्चन को अब आपको दोबारा सॉल्व करना है, लेकिन कैसे? बिगिनिंग ऑफ द ईयर से। क्या आप कर पाएंगे या मैं कर दूं बोर्ड पर? कोशिश करेंगे आप? ओके, हाँ भी नहीं करते हैं, कर पाएंगे? ओके, चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू डिक्टेशन, आपके पास नहीं है, दोस्तों से फोटो खींच लो, नहीं तो वहां दीवार पे चिपका है, वहां से फोटो खींच के लाओ। Question number 8 is a good question. Beta Limited is considering the acquisition of a personal computer costing rupees 50,000. 50,000 रुपए का कंप्यूटर है जो आपको यूज करना है, अक्वायर करना है। The effective life of the computer is expected to be 5 years. 5 साल की इसकी लाइफ है। बहुत अच्छी बात है। 10 साल होती तो ये टेबल 10 साल की बनानी पड़ती, 5 साल है तो टेबल 5 साल की बनानी पड़ेगी। The company plans to acquire the same either by borrowing rupees 50,000 from its bankers at 15% interest per annum or by lease.
या तो आप लोन ले लो 15% की रेट से, या फिर आप असेट को लीज पर ले लो. द कंपनी विशेस टू नो द लीज रेंटल टू बी पेड एनुअली which will match the loan option. I repeat, the company wishes to know the lease rental to be paid annually, which will match the loan option. ब्रेक इवन लीज रेंट निकालने को पूछा गया है. मतलब पहले लोन ऑप्शन का एवेल्युएशन कर लो, फिर लीज रेंट को एक्स मान करके सॉल्व कर लो. द कंपनी विशेस, आई एम सॉरी, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू. The principal amount of loan will be paid in 5 years equally. Equal installment नहीं बोला है, equal principal बोला है. 50,000 का लोन है, 5 बार में चुकाना है, तो हर साल कितना प्रिंसिपल चुकाएंगे? 10,000. ब्याज उसके अलावा अलग से दे देंगे. तो अब लोन अमोर्टाइजेशन टेबल नहीं बनाना पड़े. पहले 2 वर्किंग नोट बनाने ही नहीं पड़ेंगे, न लोन इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी, न लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ेगा. आप सीधे क्या करेंगे, यहां 2 कॉलम बना देंगे, एक प्रिंसिपल एक इंटरेस्ट. प्रिंसिपल वाले कॉलम में 10,000 रुपए के आउटफ्लो एक के नीचे एक, इंटरेस्ट जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, उस पर 15% इंटरेस्ट का कॉलम अलग ही बन जाएगा. तो ये कॉलम 2 कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट. फिर इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट निकालना भी आसान है, क्योंकि इंटरेस्ट तो अलग ही है आपके पास और इंटरेस्ट अलग है, तो इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट आप अलग से कैलकुलेट कर लेंगे. और डिप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट तो जैसे आता है वैसे ही आएगा. इंटरेस्ट, लीज रेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट आर टू बी पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर. मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं है, एंड ऑफ द ईयर है. The full cost of computer will be written off. Full cost will be written off. मतलब depreciation पूरे 50,000 रुपए पर लगा दिया जाएगा. Over the effective life of computer on a straight line basis. बड़े मजे की बात है, 50,000 के एसेट, 5 साल की लाइफ, स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन कितना? 10,000. एंड द सेम विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस. और इनकम टैक्स में भी एक्सेप्टेबल है. हालांकि इनकम टैक्स में तो केवल WDV चलता है, मगर FM ने बोला कि इनकम टैक्स में SLM एक्सेप्टेबल है, तो हम टैक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम FM पढ़ रहे हैं, इसलिए SLM भी एक्सेप्टेबल है. द कंपनीज इफेक्टिव टैक्स रेट इज 40% एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%. डिस्काउंटिंग 9% से करना है. द कंप्यूटर विल बी सोल्ड फॉर ₹1,700 एट द एंड ऑफ 5th ईयर. अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि 50,000 में से पहले 1,700 को घटा लें, फिर डिवाइडेड बाय 5 करें. SLM में ऐसा ही होता है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है फुल कॉस्ट विल बी रिटर्न ऑफ, इसलिए पूरे 50,000 राइट ऑफ कर देंगे. WDV बचेगी 0. WDV वाली एसेट को 1,700 रुपए में आप बेचेंगे तो 1,700 रुपए का कैपिटल गेन हो जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा. तो 1,700 का इनफ्लो होगा और उस पर लगने वाले टैक्स का आउटफ्लो होगा. The commission on लो रुक जाओ इतनी जल्दी नहीं करना है. The commission on such sale is 9% of sale value. 1,700 minus 9% कर लो, कितना बचा? 1,547. ये नेट सेल्स प्रोसीड है, इसी पर टैक्स भी लगेगा. You are required to compute annual lease rental payable by Beta Limited, which will result in indifference to the loan option. Working note एक भी नहीं बनाना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट निकालनी नहीं है, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी है, डेप्रिसिएशन भी नहीं निकालना है क्योंकि SLM है. सीधे स्टेप नंबर 1 ये पूरी टेबल बन जाएगी. स्टेप नंबर 2 सेल्वेज वैल्यू, कैपिटल गेन लॉस आएगा. डू इट नाउ, शुरू हो जाओ.
स्टेप 2 भी करो ना, टर्मिनल कैश फ्लो, लोन ऑप्शन का फाइनल आंसर निकालो, लीज ऑप्शन निकालो, ब्रेक इवन लीज रेंट निकालो, रुकना थोड़ी है यहाँ। और पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आया है तो इस बीच मुझसे पूछ लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा आफ्टर टैक्स ही होगी, वो अलग से मेंशन कर दिया है, इसमें ऐसा दिख रहा है कि ये क्या है, बट आप जैसे केओ निकालते हो तो केडी आफ्टर टैक्स होता है, कि केपी तो अपने आप ही क्या होता है। क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा है, तो आफ्टर टैक्स से कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा आफ्टर टैक्स ही होती है। उसको अलग से हाईलाइट कर दिया है तो कोई बात नहीं। उसमें भी लीज रेंट को एक्स मान लेंगे, तो लीज रेंट का मिलने वाला टैक्स बेनिफिट 0.35x 0.4x ऐसा हो जाए, तो 3 स्टेप में निकलेगा वो, एक स्टेप में निकलेगा। हाँ जी, ये एनुअल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? 34,000, 430, 441। और फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 2 आपने लिया टर्मिनल कैश फ्लो। इसमें एक तो आपको सैल्वेज वैल्यू मिल गई 1547 और एक टैक्स लग गया। जो 1547 आपको मिला वो पूरा ही आपके लिए गेन है, तो उस गेन पर आपको टैक्स लग जाएगा 618। तो नेट कैश फ्लो कितना आ गया? 93928। और इस पर फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.649। तो प्रेजेंट वैल्यू 603। तो एनपीवी लोन ऑप्शन की ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है।
333838। अभी 333838 जो है ये एनपीवी आ गई नेगेटिव। अब लोन ऑप्शन तो हो गया, लीज ऑप्शन का एवोल्यूशन कर लें। बेटा लीज ऑप्शन का एवोल्यूशन नेट करने की जगह 3 स्टेप में भी कर सकते हो, एक्स मान के। जरूरी नहीं कि वो एक्स है तो नेट ही करना पड़ेगा। लीज ऑप्शन, इसमें हर साल आप लीज रेंट कितना पे करने वाले हैं, एक्स मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 9% का 5 साल का 3.889। और फिर जहां तक टैक्स बेनिफिट का सवाल है तो 0.4x का टैक्स बेनिफिट मिलेगा हर साल आपको, और 0.4x का टैक्स बेनिफिट मल्टीप्लाइड बाय 3.889। कुछ बच्चों का सवाल था कि ये बिगनिंग ऑफ द ईयर में लीज रेंट होता तो ब्रेक इवन कैसे निकालते, तो उसको हम एक सिंगल स्टेप में करने की जगह 3 स्टेप में करते हैं। 1 स्टेप, हालांकि ये तो एंड ऑफ द ईयर के लिए ही करा है, मगर बिगनिंग का भी होता तो इसी टाइप से हो जाता। ये लीज रेंट है, ये उसका टैक्स बेनिफिट है, दोनों को नेट कर लो। कितना हो गया फाइनली? नहीं बेटा, इन दोनों को नेट करने से 14,500 कैसे आ सकता है? बताओ कितना आया? पॉइंट मैं करके देखूं? चलो मैं कर लेता हूं, आप शायद नहीं कर पाएंगे। -2.334x। बस अब ब्रेक इवन निकाल लेते हैं। इनफैक्ट ये लीज ऑप्शन की शुरुआत में लिखा ही आपने ये ना कि लेट अस अज्यूम दैट ब्रेक इवन लीज रेंट इज ₹X पर एनम। अब इसको आप किसके बराबर कर लेंगे? यू विल पुट इट इक्वल टू दिस 33,838, 14,500। इतना लीज रेंट है अगर, तो लीज और लोन ऑप्शन आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर लीज रेंट इससे भी कम है तो लीज ऑप्शन विल बी अ बेटर चॉइस। बोलिए, कोई दिक्कत है तो पूछें, रेज योर हैंड। एक हफ्ते बाद मैं ये नहीं सुनूंगा कि हमको तो लीज में शुरुआत में कुछ समझ में ही नहीं आया। आज पक्का कर लें। क्या यहां तक कोई डाउट है आपको? रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। एक फोटो खींच लेता हूं, अदरवाइज मैं आपका नो डाउट क्लिक। फिर आप बाद में डाउट पूछ के तो बताऊंगा देखो हाथ नहीं उठाया था आपने। बोलो।
लीज ऑप्शन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। लीज रेंट हमने एक्स माना, तो एक्स एक्स करके 5 बार आप लीज रेंट देंगे। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगर आप एक्स का लीज रेंट देंगे तो 0.4x का आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, वो भी 1 से 5 साल तक ही मिलेगा, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। ये लीज रेंट का पेमेंट, ये टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो, दोनों का नेट हमारे लिए हो गया 2.334x। जानबूझ के 3 स्टेप में करके दिखाया ये, ताकि आपको ऐसा ना दिमाग में इंप्रेशन बन जाए कि जब x आता है तो एक स्टेप में करना जरूरी है। एक स्टेप में भी हो जाता है ये 3 स्टेप की जगह। और ये लीज का आंसर, ये लोन का आंसर, दोनों को बराबर रखा। और सोच लो, कोई डाउट है तो। आर यू श्योर? यहां तक आपको क्लियर है? तो क्या मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक के कंसेप्ट्स को लॉक कर दूं? क्या मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक के कंसेप्ट्स को लॉक कर दूं कि ये आपको आ गए समझ में? ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या करना है, पढ़ के देखते हैं। कल भी एक नया पॉइंट हमने ये सीखा था कि अगर कोई कैश फ्लो कॉमन है 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स में, तो आप उसको दोनों जगह पर से हटा सकते हो। उससे आंसर तो अलग आएगा मगर डिसीजन सेम होगा। लिखा है मॉडर्न आउटलुक लिमिटेड, अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ यूज ऑफ ए मशीन। एक मशीन अक्वायर करके यूज करना चाहते हैं। आफ्टर इवेल्युएटिंग इक्विपमेंट्स ऑफर्ड बाय 7 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, it has come to the conclusion that Z was the most suitable machine for its needs। और Z मशीन जो है सबसे अच्छी है। Consequently, it has been asked by the manufacturer sales personnel to provide information on alternative। पहला पैराग्राफ फालतू है क्योंकि इसमें सिर्फ ABCD है, 1 2 3 4 है नहीं, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। आगे देखो, 2 ऑल्टरनेटिव नजर आ रहे हैं हमको, और ऑल्टरनेटिव 1 है लीज और ऑल्टरनेटिव 2 है परचेज। लीज करेंगे तो 7 साल के लिए आप असेट लीज पे लेंगे, जितनी यूजफुल लाइफ भी है। Was to lease the Z equipment for 7 years, which was the machine's expected useful life. The annual lease payment would be rupees 14,700। लीज रेंट कितना देंगे आप हर बार? 14,700। And would include service and maintenance। मजेदार बात यह है कि 14,700 रुपए आप देंगे तो फिर आपको मेंटेनेंस अलग से नहीं करना पड़ेगा, मेंटेनेंस लेसर ही करके देगा। ठीक है, मतलब लीज ऑप्शन में मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का अलग से कोई पेमेंट नहीं करना है। आपके लीज रेंट के साथ मेंटेनेंस कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री है नहीं बोलना है। फ्री और कॉम्प्लीमेंट्री में डिफरेंस समझते हो? स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने आपको फ्री दिया है, फ्री नहीं दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री है। रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर स्टडी मटेरियल की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। एनपीए ने आपको नोट्स फ्री दिए हैं, नो, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अभी यहां मेंटेनेंस क्या है हमारे लिए? कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब हमको अलग से मेंटेनेंस का कोई पेमेंट नहीं करना है, मेंटेनेंस इसी के अंदर हमको मिला है साथ में। Lease payment would be due at the end of the year. Lease payment would be fully tax deductible. Second alternative would be to purchase Z equipment through 100% loan from a financing subsidiary। 100% लोन ले लो, मतलब जितने की एसेट है उतना पूरा का पूरा आप लोन ले लीजिए। सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही कर रहे हैं हम, पूरा लोन। The cost of machine is rupees 50,000, और इसीलिए लोन भी कितना होगा? 50,000। पेमेंट वुड बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। काय का पेमेंट? लोन इंस्टॉलमेंट्स का।
अब यहां इक्वल प्रिंसिपल तो बोला नहीं है, तो लेट अस अज्यूम कि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होगी इसमें। क्या मानेंगे हम? इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो लोन इंस्टॉलमेंट भी निकालेंगे और लोन अमोर्टाइजेशन टेबल भी बनाएंगे। द एमओएल्स मार्जिनल टैक्स रेट इज, इन नहीं है, इट इज 44%। टैक्स रेट 44% है। It has estimated that equipment has an expected salvage value of rupees 1000। अच्छी बात है, डेप्रिसिएशन निकालते समय भी इसको ध्यान रखेंगे, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ऐसा हम सिर्फ तब करते हैं जब डेप्रिसिएशन की रेट गिवन ना हो। अगर एसएलएम में भी कोई रेट गिवन हो तो फिर वो रेट कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट होता है या कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट होता है? कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट होता है। बट इफ नो रेट इज गिवन ईदर विद एसएलएम और विद डब्ल्यूडीवी, देन यू डू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, एंड फिर अगर एसएलएम है तो डिवाइडेड बाय लाइफ। The company plans to depreciate the equipment by using straight line method. The service and maintenance would cost rupees 3,700 annually. लीज ऑप्शन में तो 3,700 रुपए आपको देने नहीं है, लेकिन लोन ऑप्शन में आपको 3,700 रुपए दिखाने पड़ेंगे। इसको कॉमन आइटम मान के छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि लीज में मेंटेनेंस नहीं लगना है अपनी जेब से, और लोन ऑप्शन में मेंटेनेंस लगना है। तो लोन ऑप्शन में ये जो कॉलम हम बनाते हैं, इसके अलावा एक कॉलम बल्कि दो कॉलम और बन जाएंगे। एक इंस्टॉलमेंट का आउटफ्लो हो जाएगा, एक 3700 रुपए के मेंटेनेंस का आउटफ्लो हो जाएगा, फिर एक इंटरेस्ट के टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो, एक डेप्रिसिएशन के टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो, एक मेंटेनेंस के टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो। आप चाहें तो दो कॉलम को एक कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये जो मेंटेनेंस है इसको सीधे ही कैसा बता दिया जाए? आफ्टर टैक्स। कैसे बताओ? आफ्टर टैक्स मेंटेनेंस कितने रुपए होगा? बोलो। $2072। बाकी बच्चे भी देखो। कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल फोन होगा, कुछ तो है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। आप आ जाएं उससे कोई फर्क नहीं है। मैंने एक सिंपल सवाल पूछा है जिसका जवाब हर किसी को देना चाहिए। हाँ, कितना? 2000। डायरेक्ट 2072 का आउटफ्लो बताओ तो दो की जगह एक ही कॉलम बनेगा, और दो भी बनाओ तो भी कोई तकलीफ नहीं है। मेंटेनेंस यहां तो बताया ही नहीं, और उधर लीज ऑप्शन में से भी 3,700 रुपए कम कर दें तो डिसीजन वाइज इट्स ओके, मगर प्रेजेंटेशन वाइज इट्स नॉट ओके, गलत माना जाएगा। यहां आउटफ्लो है, उसको यहां आउटफ्लो बताओ, वहां नहीं है वहां मत बताओ। You are required to advise MOL on desirability of alternative plans, assuming that the rate of interest is 9% per annum. लोन पे ब्याज 9% लगेगा, मगर डिस्काउंटिंग रेट का तो पता ठिकाना ही नहीं है। डिस्काउंटिंग रेट कितनी दी है? क्या क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट गिवन है? नहीं। क्या हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी? बताइए कितनी है? 5.04 है। सिंपली 9% मल्टीप्लाइड बाय 0.56, 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना है इंटरेस्ट रेट को, तो डिस्काउंटिंग रेट आ गई 5.04%। दिस क्वेश्चन इज लाइक एनी अदर क्वेश्चन, बट द डिफरेंस इज कि इसमें एक मेंटेनेंस कॉस्ट एक्स्ट्रा है। टेबल में एक कॉलम उसका भी बनेगा और एक कॉलम उसके टैक्स बेनिफिट का बनेगा। और क्या अलग है? डेप्रिसिएशन बताओ कितना हर साल जरा? Is it 7,000? Yes, it is.
7,000 ही है ये, क्योंकि 49,000 50,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 7 ईयर्स। क्या लगता है आपको? अच्छा ये बताओ, कैपिटल लॉस कितना होगा? जीरो, दैट्स ट्रू, क्योंकि WDV भी बचेगी 1,000 और सेल्वेज वैल्यू भी होगी 1,000। अब 1,000 की बुक वैल्यू वाली एसेट को 1,000 में बेचो तो देर विल नॉट बी एनी गेन और एनी लॉस। ओके बेटा, लॉस क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि जो सेल्वेज वैल्यू मिलने वाली है उसको दिमाग में रखते हुए ही हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा है, तो फिर गेन या लॉस आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्या लगता है आपको, कर पाओगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, डिसीजन लेना है इसमें। डोंट जस्ट डू द क्वेश्चन, ट्राई टू फील इट व्हाइल डूइंग होमवर्क कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। पैटर्न फॉलो करके भी बच्चे से होमवर्क कर लेते हैं। एक टेबल बनानी है, उसमें कॉलम बनाने हैं, फिर एक सैलवेज वैल्यू लेनी है, फिर दोनों को नेट करना है, ये लोन ऑप्शन का आंसर आएगी। नो, व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन you think about every step, that why are you doing this step, is there any alternative way to solve this question, ऐसे सोचते हुए आप करो। नहीं तो होमवर्क, बच्चे आते हैं 1 महीने बाद मेरे पास कि सर वो जो क्वेश्चन आप देते हो ना वो हो तो जाते हैं, पर कंसेप्ट ऐसा लगता है कि हमको कुछ आता ही नहीं। पैटर्न फॉलो करोगे तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। डोंट फॉलो द पैटर्न, rather than while solving the question think about everything, why is it, outflow क्यों है? अरे इंस्टॉलमेंट दूंगा तो उसका क्या है, आउटफ्लो। इनफ्लो क्यों है? क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। सोचते हुए करना। नहीं, वही तो मना करा है मैंने, लीज ऑप्शन में आप कुछ नहीं कर सकते। लेसर ने आपको चॉइस दी है क्या कि विदाउट मेंटेनेंस वाला लीज रेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है? नहीं बताएंगे, प्रेजेंटेशन गलत होगा। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, हम सॉल्व करेंगे क्लास में क्वेश्चन नंबर 10। क्यों ना क्वेश्चन को एक बार पहले आप पढ़ के देखें, नहीं है तो फोटो खींच के लाएं उसका। क्वेश्चन को पहले आप पढ़ के देखें एक बार, क्योंकि मैं ही इंटरप्रीट कर देता हूं तो आपको तो चांस ही नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन पढ़ के समझा कैसे जाए एग्जाम में। रीड द क्वेश्चन केयरफुली।
वो 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करने वाला कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूं। मान लो लीज रेंट 10,000 रुपए है, तो हर साल 10,000 का आउटफ्लो होगा। मान लो टैक्स रेट 40% है, तो टैक्स बेनिफिट 10,000 का 40% कितना होगा? 4,000 रुपए होगा। मान लो 5 साल तक ये लीज रेंट देना है, और मान लो 10% से डिस्काउंटिंग करना है, तो 10% का 5 साल का फैक्टर निकालना। $3.791। अब लीज रेंट भी एंड ऑफ द ईयर पे है, तो इसलिए 3.791 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और टैक्स बेनिफिट तो फिर वैसे भी एंड ऑफ द ईयर पे ही होता है, इसीलिए नॉर्मल एन्युटी फैक्टर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। एन्युटी ड्यू लगाने की जरूरत नहीं है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे पेएबल होता तो इस पर एन्युटी ड्यू फैक्टर लगता, लेकिन इस पर फिर भी नॉर्मल एन्युटी फैक्टर ही लगता। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई कितनी? 37,910। इसकी प्रेजेंट वैल्यू जरा बता दीजिए मुझे। एग्जैक्टली जो लिखा है वही करके बताना, कैलकुलेटर की फुल डिजिट नहीं चाहिए मुझे। 1516। फिर इन दोनों को नेट कर लो। 2 के बाद 2 3 2 747 जिसने बोला वो बहुत ही गलत बोला। जब बोर्ड पे इतना क्लियरली 0 और 4 है तो 7 बोलने का आपको कोई हक नहीं बनता है। अब बेटा ये पहले मल्टीप्लाई कर लिया फिर नेट कर लिया, इसकी जगह हम पहले नेट कर लेते, तो नेट कर लेते तो ये 6,000 हो जाता, फिर मल्टीप्लाई कर लेते। मल्टीप्लाई करो इसको इससे, क्या वही आंसर आता है? मुद्दा इतना सा है कि -a इंटू बी प्लस सी इंटू बी था। ये लीज रेंट, ये एन्युटी फैक्टर, ये टैक्स बेनिफिट, ये एन्युटी फैक्टर। तो एन्युटी फैक्टर को हमने कॉमन ले लिया, तो -a प्लस बी -a प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय बी हो गया। चूंकि इसमें भी एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाई करा है, इसमें भी एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाई करा है, तो एन्युटी फैक्टर को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो ये बच गया, और ये है लीज रेंट। इसको भी फिगर सहित बताऊं अगर मैं, तो ये यहां पे जो ए की जगह है वो है 10,000, और जो सी की जगह है वो 4,000 है। और 4,000 कैसे आया है? 10,000 इंटू 0.4 करके आया है, क्योंकि वो टैक्स रेट है। अब इसमें से अगर 10,000 भी कॉमन ले लोगे आप, तो -1 प्लस -10,000 अगर कॉमन ले लोगे तो 1 और -0.4 अंदर ब्रैकेट में बचेगा, तो 1 -0.4 कितना हो जाएगा? 0.6। और एक तरह से बता देता हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। नाउ टैक्स, व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स रेट मल्टीप्लाई करने से टैक्स आएगा, कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे टैक्स रेट मल्टीप्लाई करने से टैक्स आएगा? बिफोर टैक्स पे। तो इन दोनों में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कॉमन ले लिया, तो बच गया 1 माइनस टी। ये तो हमने आईपीसीसी में एक बहुत अच्छे से सीखा था, सैकड़ों बार यूज करा, हर क्वेश्चन में यही करा हमने। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। किसी भी आइटम को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आफ्टर टैक्स हो जाती है। और आपको ऐसा नहीं लेना है कॉमन, नहीं सर मेरे को तो अलग अलग ही करना है, तो अलग अलग करो।
अलग अलग करोगे तो 1 2 3 स्टेप में सॉल्व होगा, इकट्ठा करोगे तो 1 स्टेप में हो जाएगा। लेकिन उसका क्वेश्चन नोटिस मैंने लिखवाया था कि अगर यहां एन्युटी फैक्टर की जगह एन्युटी ड्यू फैक्टर आ जाए तो फिर कॉमन कुछ बचेगा नहीं लेने के लिए, तो फिर आप नेट करके नहीं कर सकते हो, फिर आपको लीज रेंट अलग चलाना पड़ेगा, टैक्स बेनिफिट अलग, और फिर उनको नेट करना पड़ेगा। नहीं आया? नहीं समझ में आया अभी भी? अरे भाई 1 लाख का लीज रेंट है, हाँ भी नहीं करते हो आप, मतलब नहीं समझ में आया तो वापस समझा देता हूं। समझ में आया कि नहीं? आ गया, ठीक है। और बोलो क्या डाउट है? हाँ, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो लोन ऑप्शन तो जैसे बिगिनिंग ऑफ ईयर के लिए सॉल्व करा वैसे ही करेंगे, और लीज ऑप्शन में भी जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, बस लीज रेंट की जगह क्या आ जाएगा? एक्स। तो बेटा ऐसे 3 स्टेप में करना पड़ेगा ना, वो 1 स्टेप में नहीं होगा, ये तो बोल रहा हूं। पहले आप -x को एन्युटी ड्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +0.4x को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों को क्या कर लेंगे? आपस में नेट कर लेंगे, तो लीज ऑप्शन का आंसर आ जाएगा कुछ -2.334x टाइप से, उसको लोन ऑप्शन के बराबर रख लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ के देखा आपने जो मैंने अभी आपको बोला? उसके अलावा और कोई डाउट है तो पूछो पहले। हाँ कहिए। सॉरी, थोड़ा सा जोर से। ग्रैंड टोटल करने से सीधे आंसर कैसे आ जाता है? ग्रैंड टोटल फॉर्मूला पे नहीं चलता है, ग्रैंड टोटल इस सिंपल कंसेप्ट पे चलता है कि आप जितनी बार इक्वल टू प्रेस करते हैं उतनी बार एक एक साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता जाता है, और उन सबका टोटल लगा दो तो वो एन्युटी फैक्टर के बराबर होता है। और फॉर्मूला से चलना है तो फिर सारे इक्वल टू प्रेस करो, फिर -1 करो, फिर डिवाइडेड बाय r करो, तब भी आंसर क्या आएगा? वही आएगा। फॉर्मूला से अगर आपको चलना है तो फिर ग्रैंड टोटल करने की जरूरत नहीं है। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 3 बार इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 0.12, ऐसा करेंगे तो फैक्टर आ जाएगा। पर अब क्यों, अब एक शॉर्टकट है अपने पास तो फिर शॉर्टकट से चलें, और शॉर्टकट का लॉजिक भी तो बताया मैंने कि आप जितनी बार इक्वल टू प्रेस करते हैं उतनी बार फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का फैक्टर आता चला जाता है, और वो फैक्टर जो आता है उन सब का लग जाता है टोटल। तो एन्युटी फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर्स का ही एक्चुअली टोटल होता है। लेकिन क्या होगा, अगर पावर आपको 75 करनी है तो ग्रैंड टोटल फंक्शन फेल हो जाएगा। फिर 75 बार इक्वल टू कौन प्रेस करते बैठेगा? फिर आप क्या करेंगे? 75 के लिए पावर 15 कर देंगे, उसकी पावर 5 कर देंगे, वहां जीटी काम नहीं करेगा, फिर वहां -1 डिवाइडेड बाय r करना पड़ेगा। चलो एक करके बताओ ना क्विकली। 10% का 75 साल का एन्युटी फैक्टर, 10% 70 साल का 75 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर निकालो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। टेन आया? मतलब 75 साल तक कोई आपको 1-1 रुपए दे
तो आपकी नजरों में उसकी कीमत 75 रुपए नहीं है, आपकी नजरों में उसकी कीमत सिर्फ कितनी है? 10 रुपए। अब ये पावर 75 करने के लिए या तो 15 5 कर लें या फिर 5 और 5 और 3 कर लें। चलो 15 5 कर लेते हैं। तो मेरे साथ करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 15 टाइम्स इक्वल टू 15 बार इक्वल टू, ठीक है। और अब ये जो आ गया है, एक्चुअली 75 की जगह हम क्या कर रहे हैं, पहले इसकी पावर 15 और फिर उसकी पावर 5, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब क्या करें, एक बार इनटू प्रेस करें और 4 बार इक्वल टू प्रेस करें। अब चूंकि आपने 75 इक्वल टू प्रेस नहीं करे हैं तो ग्रैंड टोटल फंक्शन काम नहीं करेगा यहां पे। अब जो भी आ गया है -1 डिवाइडेड बाय 0.10 कर लें तो कितना आ जाएगा? 9.99, लगभग 10। आप 75 इक्वल टू प्रेस करके जीटी करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 हम फिर कल करेंगे। थैंक यू।